आजकल 498 यानी कि दहेज कानून का रेप के कानून से भी बढ़ चढ़कर उपयोग किया जा रहा है। आजकल 498 यानी कि दहेज कानून से बचना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और तरीके बताने वाला हूं जिन्हें अपना के आप 498 के केस से बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी तरीके और उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो 498 के केस में अभी तक नहीं फंसे हैं, लेकिन आप 498 के केस में ऑलरेडी फंस चुके हैं। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दहेज का केस कर रखा है और उसमें आपको कैसे बचना है उस पर मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप 498 के केस में नहीं फंसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में कभी भी 498 के केस में नहीं फंसेंगे। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके और उपाय बता रहा हूँ जिन्हें अपना के आप फ्यूचर में कभी भी 498 के केस में फंसने से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विवाह सोच समझकर एक संयुक्त परिवार की लड़की से करना चाहिए, क्योंकि संयुक्त परिवार की लड़कियां परिवार का महत्व समझती हैं। संयुक्त परिवार से आई हुई लड़कियां इस तरह के केस लगभग नहीं लगाती हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा सत्य है। दूसरी बात यह है कि विवाह के समय किसी भी प्रकार का चेक अपने ससुराल से नहीं लेना चाहिए। अगर ससुराल वाले आपको किसी भी प्रकार का चेक देते हैं तो आपको भूलकर भी चेक नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप कैश ले सकते हैं, लेकिन आपको चेक नहीं लेना है, क्योंकि चेक आप लेते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है और फिर वो रिकॉर्ड 498 के केस में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि विवाह के बाद कोई भी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे वो चल हो या अचल हो, वरना वो तलाक के साथ साथ आपको भिखारी बनाकर जाएगी। होता क्या है कि बहुत सारे पति प्यार प्यार में आके अपनी पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीद देते हैं। जो भी संपत्ति परचेज करते हैं वो अपनी पत्नी के नाम कर देते हैं। इसके अलावा उनके पास जितना भी रुपया पैसा है, जो भी संपत्ति पहले से है, उसको भी अपनी पत्नी के नाम कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब पत्नी तलाक लेती है, 498 का केस लगाती है, तो वो पति को भिखारी बनाकर छोड़ देती है। जोरू के गुलाम ना बनते हुए एक मर्द की तरह अपने किसी भी प्रकार की पूर्व अर्जित संपत्ति जो आपने पहले से अर्जित कर रखी है, बैंक बैलेंस का जिक्र अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपको यह यकीन न हो जाए कि वो एक अच्छी महिला है। क्योंकि अब वो जमाने गए जब घर की चाबियां घर की बहुओं को लक्ष्मी समझकर सौंपी जाती हैं। आज की महिलाओं ने अपने विश्वास की खुद ही तिलांजलि दे दी है। आज घरों की चाबियां अपने घर की बहुओं को देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आपके पास विवाह से पहले से ही कोई भी संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, तो उसके बारे में अपनी पत्नी को जब तक ना बताएं जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि आपकी पत्नी एक अच्छी महिला है। विवाह के बाद आप अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, जिसमें ये जिक्र होना चाहिए कि आपने कोई भी चीज दहेज में नहीं ली है। अगर पत्नी कोई नौकरी करती है तो पत्नी की नौकरी के सबूत भी आप अपने पास जरूर रखें और ये विचार बिल्कुल ना करें कि मेरे ऊपर तो ये केस लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये केस किसी के ऊपर भी लग सकता है। 498 पत्नी के हाथ में एक तलवार है और जब तलवार होती है तो कभी ना कभी चल ही जाती है। तो इसीलिए विवाह के तुरंत बाद अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और रजिस्ट्रेशन में ये भी जिक्र करना चाहिए कि आपने पत्नी पक्ष से कोई भी दहेज नहीं लिया है। अगर आपकी पत्नी कोई जॉब करती है तो उस जॉब का भी आपके पास सबूत होना चाहिए, ताकि पत्नी आपके ऊपर 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस लगाती है तो आप उसकी जॉब के सबूत कोर्ट में पेश कर सकें और मेंटेनेंस देने से बच सकें। अपनी पत्नी के मायके वालों को
अपने परिवार में हस्तक्षेप ना करने दें, क्योंकि मंथरा कैकेयी के परिवार की थी और शकुनी गांधारी के परिवार से थी। इन्हीं लोगों के कारण राम और पांडवों की जिंदगी तबाह हुई है। तो आपको भी उन लोगों से सीख लेनी है और अपने मायके वालों को अपने परिवार में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करने देना है। अगर आपकी पत्नी कोई अनैतिक कार्य करती है, इनलीगल कार्य करती है, तो आपको समाज परिवार के भय से नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी एक पुलिस रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आ सके। अक्सर यह होता है कि पति और परिवार यह सोचते हैं कि जाने दो, घर का मामला है, और यह उनकी एक सबसे बड़ी भूल होती है और एक मामूली जख्म आगे चलकर नासूर बन जाता है। अक्सर 498A का केस उन्हीं पर लगता है जो स्त्री लंपट होते हैं, यानी जोरू के गुलाम होते हैं या फिर जिनका पुरुष मर चुका होता है। पहले खूब पत्नी की गुलामी करेंगे, खूब चमचागिरी करेंगे और बाद में कानून की आड़ में जब पत्नी लात मारती है तो सारी अकल ठिकाने आ जाती है और फिर पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी या वकीलों के चक्कर लगाने में कट जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो आपको टिप्स और उपाय बताए हैं, आपको इनको अपनाना है ताकि आप फ्यूचर में 498 के केस से बच सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।